हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? टुडे वी आर डूइंग अ न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस। तो भाई समझना है कि रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है प्लेन मिरर है, उस पर लाइट फॉल हो रही है, हम अपना फेस देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, दैट इज अ प्लेन मिरर। बट दूसरा आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, लाइट का पाथ चेंज होना। जैसे हमारे पास केस आ रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस। जैसे आपके पास में यहां आप देखिए स्ट्रॉ रखा है, लेकिन लाइट रिफ्रैक्ट होने की वजह से स्ट्रॉ हमको ऐसा लगेगा जैसे टूट रखा है। सेम हेयर यहां पर देखिए, इधर से देखिए हल्का सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां देखिए अगर आपके पास में नीचे तो हल्का सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट है। पॉइंट इज कि टूटा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि पाथ चेंज हुआ है। कभी कभी आप ऑफिस में बैठे हो, एक ग्लास स्लैब रखी हो, ग्लास स्लैब के नीचे आपने कोई कार्ड रख दिया, कोई चीज रख दी, कोई पॉइंट होगा तो आप देखेंगे वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उठा हुआ का मतलब क्या है? रखा था नीचे पर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आ गई बात, एक और केस समझते हैं कि रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या कहता है भाई कि रिफ्रैक्शन, लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड, लाइट की स्पीड मैक्सिमम है किसमें? वैक्यूम में। अब आ गई बात, एंड इट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। इट ट्रेवल्स फास्टर, सबसे ज्यादा चलती है फास्ट वैक्यूम में या फिर एयर में, और उसके बाद कम चलती है, स्पीड कम हो जाती है किसमें? वाटर में। उससे कम स्पीड किसमें होती है? ग्लास में। उससे कम स्पीड में किसमें होती है? डायमंड में। सबसे कम स्पीड अभी तक जो नोन है दैट इज इन डायमंड, क्योंकि डायमंड के अंदर बहुत ज्यादा लाइट आकर के स्लो डाउन हो जाती है। अब यहीं पर एक और चीज समझिएगा कि रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है। रिफ्रैक्शन का, व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट स्लोज डाउन, थोड़ी सी क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। जैसे द सेकेंड मीडियम इट इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर। एक वर्ड आता है, इसको समझिएगा। ऑप्टिकली रेयर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर क्या है? वो मीडियम जो कि ऑप्टिकली डेंसर होगा, वहां पर लाइट की स्पीड कम होगी, और जो ऑप्टिकली रेयर होगा वहां लाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। उल्टा है, ध्यान रखिएगा। जो ऑप्टिकली रेयर है वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, और जो ऑप्टिकली डेंसर है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी, क्योंकि डेंसर में धीरे चलती है लाइट। स्पीड कम हो गई, धीरे चलेगी। अब धीरे नहीं चलती, वो क्या करती है? छोटा पाथ ले लेती है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपके पास में, आप इंडिया भी रह सकते हैं, आप यूएस भी रह सकते हैं। आप अगर पहले यूएस में रहते हैं, वहां आप पैसा डॉलर में खर्च करते हैं, जब आप इंडिया में आते हैं तो रुपीज में करते हैं। एक डॉलर का वैल्यू लगभग 80-82 रुपए आ जाता है। अब यहां पर अगर आप कंपेयर करके देखें कि इंडियन जब बाहर जाएगा, यूएस में जाएगा, तो वहां खर्चा बहुत सोच समझ के करता है। क्यों सोच समझ के करता है? क्योंकि वहां पर कॉस्टिंग ज्यादा आती है हर चीज की। एक हेयर कट को लिए भी जाना हो तो वहां पर क्या है कि $250 लग जाएगा, 250, $125, $100 के आसपास लग जाएगा। 10,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। और कुछ कराना हो तो ज्यादा खर्च, लोग पूरे पूरे छोटे छोटे बाल करा के जाते हैं, ताकि वहां पर, क्योंकि इन चीजों की कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। तो क्या करना है, लोग कॉस्टिंग कम करने के लिए क्या लेंगे? छोटा पाथ लेंगे। यहां पर हम पैसा, बाहर से अगर यहां आएगा बंदा तो वो क्या करेगा? वो बहुत जल्दी तेजी से पैसा खर्च करेगा, क्योंकि यहां पर कॉस्टिंग चीजों की क्या है? कम है, और वहां कॉस्टिंग क्या है? ज्यादा है। कंपैरेटिवली वहां कॉस्टिंग ज्यादा है। तो आपने क्या करा? छोटा पाथ लेने की कोशिश करी। बहुत सिंपल सी बात है। आप कभी देखो, मजाक की बात है, शादियों में 10 की गड्डी लोग ऐसे उड़ाते हैं। आपने कहीं डॉलर उड़ाते हुए देखा किसी को? कोई नहीं उड़ाता। क्यों नहीं उड़ाता? वही सीधी सी बात यह है कि डॉलर बहुत महंगा है यार। तो क्या है, लाइट जब डायमंड में जाएगी तो छोटा पाथ लेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल मोर। बट अगर वो एयर में है तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल मोर। अभी यहां पर एक और केस आ जाता है कि आपने पेंसिल रखी, पाथ चेंज हो गया। यहां पेंसिल रखी, पाथ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर से एयर में गया तो पाथ बड़ा हो गया और इसमें बेंड हो गया। नेक्स्ट केस पर आते हैं, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। रिफ्रैक्शन का बहुत सीधी सी मतलब है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो पहला केस की इंसिडेंट रे यहां पर फॉल हुई, इट इज रिफ्रैक्टेड रे व्हिच इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब ये जा रही है डेंसर मीडियम में।
और जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो इट विल टेक अ लॉन्गर पाथ, बड़े पाथ से जाएंगे तो यहां पर पाथ बड़ा हो गया। अब एक और चीज आती है हमारे पास नेक्स्ट केस कि भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ होता है, बहुत सिंपल सा लॉ है, कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब सरफेस पर होता है। रिफ्रैक्शन के लिए कहा भी जाता है कि रिफ्रैक्शन इज सरफेस फेनोमेनन। रिफ्रैक्शन क्या है? सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस पर होता है। सेकंड पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एन, या फिर म्यू से भी दिखाते हैं, एन से भी दिखाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढंग से समझा लूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मैं एक स्लाइड और आगे चलता हूं, फिर शायद आपको और क्लियर होगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो क्या कहता है कि हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C अपॉन V से जब आप लिखेंगे तो इसका केस क्या बनता है, जरा ध्यान से समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, N इज इक्वल टू C अपॉन V। तो C अपॉन V का क्या मतलब हुआ, थोड़ा क्लियर करते हैं। N इज इक्वल टू C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपको वाटर निकालना है, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। एयर में कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। आपने इसको काट दिया, 300, 3.00, 2.25, आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 12/9। 12/9 का मतलब हो गया 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 1.33। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया किसका, आपने कैलकुलेट किया वाटर का। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 8। जब आप डिवाइड करेंगे इट इज कमिंग 1.5। नेक्स्ट केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे डायमंड का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इट इज कमिंग 2.4। तो इसका मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग मीडियम के। एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जैसे लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो उसके लिए हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। उसका भी फार्मूला बताऊंगा, पर पहले ये समझिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट आपने एयर का कितना होगा 1। अभी एक चार्ट है मैं आपसे क्लियर करता हूं, 1.000999 समथिंग इस तरीके से आता है। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट किया 1.33 आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेट किया 1.5 आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कैलकुलेट किया 1.25 आया। These are the values of refractive index which we have calculated। अब हम अगले पर आ जाते हैं, ये वैल्यूज आ गई हैं, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया और आइस हो गया और वाटर का केस 1.33 आ गया। अब यहां पर एक और केस आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। पिछले के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहां आप समझते हैं। मान लीजिए कि लाइट वाटर से किस में जा रही है, पहले था वाटर और दूसरा केस था हमारे पास में वाटर से किस में जा रही है, ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू कितना होगा, वाटर में 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 3 अपॉन यहां क्या लिखूंगा ग्लास के लिए 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास कितना आ गया 225 अपॉन 200, इट इज कमिंग 1.125। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये कब होगा, आप कांच का पीस पानी में रख दो। लाइट आई कहां से, कांच से, पानी से किसमें आई, कांच में। तो कांच का पीस जब आपने पानी में रखा तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब अगले केस पर आ जाते हैं, ये चार्ट भी हमने कर लिया। अब हमारे पास एक चीज आती है, लाइट में 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक है स्पीड, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है वेवलेंथ। अगेन आई लाइक टू रिपीट, एक है स्पीड, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है वेवलेंथ। तो भाई लाइट की ये 3 प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है रिफ्रैक्शन में,
तो एक प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट पासेज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, 2 to 3, कहीं भी जाए लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आती है बात, फिर चेंज क्या होता है? तो पहली चीज वेवलेंथ चेंज होती है और उसी की वजह से दूसरी चीज स्पीड चेंज होती है। वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम बनी रहेगी और इसी से हम फार्मूला निकाल पाएंगे वेवलेंथ का और इसी से फार्मूला निकाल पाएंगे स्पीड का विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए देखते हैं कैसे। तो भाई एक फार्मूला हमको पता है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ये हम सबको पता है। अब मैं इसी का यूज ले लेता हूं। यूज कैसे करूंगा जरा ध्यान दीजिएगा। n की वैल्यू आ गई C अपॉन V, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C की जगह क्या लिखूंगा? न्यू इंटू लैम्डा इन एयर अपॉन न्यू इंटू लैम्डा इन मीडियम। तो मेरे पास एक फार्मूला मिल गया, n इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। नेक्स्ट पर आते हैं, ये एक और केस आ गया नई वेवलेंथ का। नेचर, अब हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर आता है मेरे पास में नेचर ऑफ मीडियम, दैट इज इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो भाई हर एक मीडियम का अपना अपना नेचर है, उसके अंदर लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। दूसरा केस आता है मेरे पास फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर। दूसरा आता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट या फिर टेम्परेचर, देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? वो बढ़ती है, और जब स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वो भी बढ़ जाता है। अब आ रहा हूं मैं नेक्स्ट पार्ट पर, द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज सेम इन एयर। वैक्यूम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास में? तो पहली चीज, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज सेम, बट इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। कलर्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। इन अ गिवन मीडियम द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम और वायलेट की लीस्ट है, देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर द वायलेट कलर एंड लीस्ट फॉर द red color. The wavelength of red light is more than that of the violet light, so refractive index of medium decreases with the increase in wavelength. ये एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका वेवलेंथ बढ़ेगा, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। वायलेट का रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। अब ये अगला पॉइंट आ जाता है, इसको हम समझते हैं, लेकिन यहाँ एक गलती हुई है। वो गलती क्या है? ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, छोटा सा बात है, इसको हमारे को समझाना है। ये अगला आर्टिकल आ गया, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। की लाइट का तो बहुत सिंपल सी बात है, द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? कि इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो इट गोज बैक इन द सेम मीडियम। जैसे आपने यहां पर एक मिरर लगा दिया भाई, जब आप मिरर लगा देते हैं तो क्या होगा? यहां से लाइट एक मीडियम से दूसरे में गई, यहीं से रिफ्लेक्टेड बैक वो दूसरे से पहले में आ गई। जैसे यहां पर आई आ रहा है और ये आ रहा है आर, तो पहला केस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? साइन आर अपॉन साइन आई। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं n21 into n12 is equal to 1. Refractive index of 2 with respect to 1 is equal to 1 upon refractive index of 1 with respect to 2. इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है that is coming 1. तो एक का और दूसरे का जो प्रोडक्ट आ रहा है ये हमारे पास रेसिप्रोकल है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर 4/3 है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? 3/4। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? 2। ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आ जाता है। अगर लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3 लेंगे। ऑब्जेक्ट पानी में रखिए और आप हवा में देख रहे हैं
तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4 होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब अगला पॉइंट आ गया मेरे पास, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। इसको थोड़ा समझते हैं, एक छोटे से शॉर्ट पार्ट में इसको हम समझते हैं कि हम लोग के पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ किससे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब पर लाइट ये फॉल हुई, लेकिन इसका पाथ चेंज हुआ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लेकिन उसके बाद फिर ये ग्लास से एयर में गई, फिर इसका पाथ चेंज हुआ, लेकिन इस पाथ चेंज करने की वजह से इसके जो ओरिजिनल पाथ था ये थोड़ी सी इससे क्या हो गई, डेविएट हो गई। कितनी डेविएट हो गई, वो जितना पार्ट डेविएट हुआ उसको हमने किससे दिखाया, डी से दिखाया, एंड डी स्टैंड्स फॉर, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक बार हम एक काम करते हैं, दूसरे कलर से दोबारा करते हैं, तो फिर थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों को। नए सिरे से समझाता हूं, शुरू से समझिएगा। कहता है कि लाइट फॉल हुई किस पर, एक ग्लास स्लैब पर, सीधी फॉल हुई, लेकिन लाइट बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर गई, फिर गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसका एक ओरिजिनल पाथ था और ये एक रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट रे। इमर्जेंट में और ओरिजिनल पाथ के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड डी, एंड डी स्टैंड्स फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आप कभी ध्यान से देखें, किसी ग्लास स्लैब के नीचे आधी ऑब्जेक्ट बाहर है, आधी उसके नीचे दबी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो दबी हुई ऑब्जेक्ट है उसका पाथ अलग दिखाई देगा, उसकी डेप्थ अलग दिखाई देगी, और जो हवा में है उसकी डेप्थ अलग दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यहां पर एक और चीज समझते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस बात पर डिपेंड करता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, किस एंगल पर लाइट फॉल कराई। अगर आपने सीधे ही फॉल करा दी लाइट तो फिर देयर विल बी नो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। भाई आप सीधे ऊपर से देख रहे हैं, देयर इज नो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पॉइंट आता है मेरे पास, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। कितनी बड़ी ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब की थिकनेस ज्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है मेरे पास, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ऐसा देखा गया है कि वायलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, रेड का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो ये एक और पार्ट आ गया। फिर इसके बाद एक और चीज समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज बढ़ती हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी, ये तो समझा रखा है हमने, ऐसे ही मेहनत कर ली। तो रेक्टेंगुलर ग्लास का थिकनेस, यहां 3 पॉइंट दिए हैं। पहला ब्लॉक का थिकनेस, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड देयरफॉर कलर। एक और केस निकल के आ जाता है हमारे पास, कलर वाला पार्ट। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। इसको मैं बनाना भी चाहूंगा, थोड़ा अपने आप से भी बनाना चाहूंगा, लेकिन यहां भी समझ लेते हैं। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ थिक मिरर। थिक मिरर का केस क्या होता है मैं बना के दिखाना चाहता हूं, डिफरेंट कलर्स से समझाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 वर्ड्स आ जाते हैं। पहला आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ पॉलिश्ड ग्लास स्लैब, और या फिर दूसरा आ जाता है थ्रू अ थिक मिरर। दोनों से ही समझ लेते हैं कि भाई ये मिरर है मेरे पास में, और ये मिरर का थिकनेस भी दिया हुआ है। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखी है, यहां नीचे मिरर आपने पॉलिश की हुई है, पर थिक मिरर है। देखो एक बात समझना ध्यान से, क्या मैं आपसे पूछता हूं कि जो प्लेन ग्लास होता है वो आर पार देखने के लिए होता है या फिर मिरर की तरह भी काम करता है? तो मिरर की तरह भी काम करता है। एक कहानी सुनी आप लोगों ने, कौन सी कहानी थी? शेर वाली। कि क्या कि एक शेर था, उसने सबको तंग कर रखा था, तो एक लोमड़ी ने क्या करा, उसका बेवकूफ बनाया। कैसे बेवकूफ बनाया? उसको बोला कि देख एक और शेर आ गया इस कुएं के अंदर, और कुएं के अंदर तू जाके देखेगा तेरे को एक और शेर नजर आएगा। तो फिर उसको गुस्सा आ गया कि मेरे अलावा और कौन शेर हो सकता है। तो उसने प्लान किया कि मैं जाके देखता हूं, और जाके देखा तो शेर था। उसको गुस्सा और ज्यादा आया कि मैं इसको मार डालूंगा, तो उसको मारने के लिए वो पानी में कूद गया। कहानी है, लेकिन यहां पर हमको इसका मोरल नहीं समझना, हमें यहाँ फिजिक्स लगानी है।
फिजिक्स ये लगानी है कि वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है, फिर शक्ल कैसे दिखी, तो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन वाटर के सरफेस पर पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। ग्लास के सरफेस पर पार्शियल, उसके आर पार भी दिखता है, लेकिन उसके ग्लास के सरफेस पर क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। यही समझाना है मुझे। लाइट यहां से फॉल हुई और यहां से इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन ये पार्शियल है, ध्यान रखिएगा। फिर एक्चुअल वाला कौन सा, उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। ग्रीन से इसका मतलब पूरा का पूरा जा रहा है, तो यहां से लाइट ऐसे गई, ये कंप्लीट है भाई, ये भी कंप्लीट रिफ्लेक्शन है। और उसके बाद मोर ओवर यहां पर बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन थोड़ा सा पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है कि यहां पार्शियल रिफ्लेक्शन अंदर से भी हुआ। फिर ये लाइट यहां पर भी रिफ्लेक्ट हुई, फिर इसका यहां पर पार्शियल रिफ्लेक्शन अंदर से भी हुआ, फिर बाहर भी गई। लेकिन जो सच में हुआ वो किसका हुआ, वो ग्रीन लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, फिर कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुआ, फिर कंप्लीट रिफ्रैक्शन हुआ। अगर आप ये मान के चलें कि लाइट 100 है, तो 100 का 95 पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया और बाकी का पार्ट पार्शियल रिफ्लेक्शन में चला गया। अब यहां इमेजेस बनेंगी, इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, फिर आ गई इमेज नंबर 3। तो हमारे पास अलग अलग क्या आ रही हैं, इमेजेस आ रही हैं, और भी इमेजेस बन जाएंगी। फिर क्वेश्चन आता है विच इमेज इज द ब्राइटेस्ट, हमारे से सवाल आएगा कि कौन सी इमेज क्या होगी, ब्राइटेस्ट होगी। तो हमारा जवाब होगा सेकेंड इमेज विल बी द ब्राइटेस्ट। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इट अंडरगोज कंप्लीट रिफ्रैक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन सेकंड रे का होता है, इसीलिए। चलिए, अब इस चीज को भी हमने समझ लिया। ये इस चैप्टर का, रिफ्रैक्शन का चैप्टर, अगर आप बुक के हिसाब से देखें, इट्स बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट completely. Now in the next class we'll be connecting for the second and third, prism wala part और consequences वाला part, and the third class will be for total internal reflection, उसमें time लगता है। See you soon, thank you.